तो ये बात जुलाई की शुरुआत की थी जब मैं, लीला और जेस गिलगो बीच पर हमारे किराए के समुद्र तट के घर के रास्ते में रुके। हम वीकेंड के लिए पूरी तरह तैयार थे। शहर से पलायन, कुछ धूप, कुछ ड्रिंक्स और बस समुद्र के किनारे ठंडक। जगह भी एकदम सही थी। वो प्यारा सा समुद्र तट वाला घर जिसमें विशाल खिड़कियां थी जहां से पानी दिखाई देता था। ऐसा लगा जैसे वो स्वर्ग का हमारा छोटा टुकड़ा हो। उस सुबह समुद्र तट बिल्कुल शांत था, लगभग बहुत शांत। लेकिन इस बात से हमें कोई परेशानी नहीं थी। हम पूरी तरह से वेकेशन मोड में थे। जब तक हमने सामान खोला तब तक सुबह हो चुकी थी और जब तक समुद्र खाली था तब तक हमें वहां गोते लगाने का फैसला किया। जब हम पानी की तरफ दौड़े तो आकाश पूरी तरह से नारंगी और गुलाबी हो चुका था। समुद्र बहुत ताज़ा महसूस हो रहा था और हम अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे थे, जब तक कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो मैंने उस पर दूसरी नजर डाली। वो आदमी टीलों के पास खड़ा था, इतनी दूर कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ अजीब महसूस हुआ। वो हिल नहीं रहा था, बस वहीं खड़ा था और हमें घूर रहा था। क्या तुम लोगों को वो दिखाई दे रहा है? मैं लड़खड़ाते हुए पूछती हूँ। जेस और लीला दोनों ने मुड़कर देखा। वो आदमी हमारी ओर चलने लगा। मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि वो जितना करीब आता गया उतना ही ज्यादा मैं चाहती थी कि वो ना आए। उसने बिना इस्त्री की खुले बटन वाली शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, जो समुद्र तट पर बहुत अजीब लग रहा था। उसके बालों ने उसके चेहरे को ढका हुआ था, लेकिन फिर भी वो दिखाई दे रहा था। उसकी मुस्कुराहट ऐसी डरावनी थी जैसे वो किसी ऐसी चीज का आनंद ले रहा हो जिसे सिर्फ वो ही जानता हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो तुम लड़कियां स्विमिंग के लिए आई हो? उसकी आवाज भारी थी, जैसे उसने कई दिनों से बात न की हो। लीला ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। हम बस अंदर जा रहे हैं। वो वहां से हिला भी नहीं। उसकी आंखें बस जेस को देखती रही, जो कमर तक पानी में डूबी हुई थी। वो एक बार फिर मुस्कुराया और इस बार और भी ज्यादा, और वो हमें घूरता रहा। तुम्हें मेरे कैंप पे आना चाहिए, उसने तट पर बने कैंप की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो वहां है। एक साथ बैठकर ड्रिंक्स लेना और होश खोना मजेदार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जेस ने गुस्से में झटकते हुए कहा। उसने कुछ सेकंड्स तक उसकी तरफ देखा और फिर अंदर ही अंदर मुस्कुराया, जैसे वो इस पूरी स्थिति पर हंस रहा हो। क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें वो पसंद आएगा? शांत जगह, अच्छी कहानियां। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर में मरोड़ उठ रहे हों। हम जा रहे हैं, मैंने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, और हम सब वापस अपने विला की तरफ जाने लगे। मैं पूरे रास्ते उसकी आंखें हमारी तरफ देखते हुए महसूस करती रही। वो शैतानी मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर कायम थी। हमने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया और इस अनुभव को टालने की कोशिश की। वो शायद सिर्फ एक अजीब आदमी था, लीला ने कहा, लेकिन हम में से किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। हम सभी डरे हुए थे और थोड़ी देर में खिड़की से बाहर झांक रहे थे। हमें उम्मीद थी कि वो दोबारा आएगा। हमने उस रात मूवी और वाइन के साथ आराम करने की कोशिश की। समुद्र तट की ओर देखने वाली बड़ी खिड़की दिन के उजाले में सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे ही बाहर अंधेरा होता गया वो एक बड़े ब्लैक होल की तरह लगने लगी। वो सब वहां से हमें देख सकते थे। ओह गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कोई है, जेस ने घबराते हुए कहा। उसकी आंखें खिड़की की तरफ गड़ी हुई थी। मैंने उसे हंसकर टालने की कोशिश की। तुम बस यूं ही घबरा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था। वहां बिल्कुल शांति थी, एकदम सन्नाटा, और फिर एक आवाज हुई जैसे बाहर कोई बिजली कड़की हो, और हम सब वो सुनकर डर गए। ये क्या था? लीला ने कांपती हुई आवाज में पूछा। बूम, पहले से और ज्यादा तेज आवाज हुई। वो आवाज विला के पीछे से आई थी। मैं धीरे से उठी, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने पर्दा हटाया। वो देखकर मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। खिड़की के उस पार हाथ का निशान लगा था, जैसे किसी ने वहां हाथ रखकर उसे नीचे खींचा हो। उस पर लाल रंग का दाग लगा हुआ था। ओह माय गॉड, मैंने फुसफुसाते हुए कहा और पीछे हट गई। इतने में लीला और जेस भागते हुए आए और दोनों दंग रह गए। हम सभी उस निशान को घूरते रहे। ये तो काफी बुरा दिखाई दे रहा है, लीला ने अपना फोन ढूंढते हुए कहा। हमें फौरन पुलिस को बुला लेना चाहिए। हम सभी एक कमरे में बंद होकर बैठे हुए थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे और पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनके आने से ठीक पहले हमने कुछ और सुना। कुछ प्रकार की खरोच, धीमी और विचार विमर्श, जैसे कोई घर के बाहर दीवारों पर कुछ खींच रहा हो। आवाज घूम रही थी और बीतते समय के साथ तेज होती जा रही थी। जब तक पुलिस पहुंची आवाज बंद हो गई। कुछ भी सुनने को नहीं मिला। वो आदमी वहां से जा चुका था और सबूत के तौर पर पुलिस के पास सिर्फ रेत और पैरों के निशान और दीवार पर खून भरे हाथ थे। पुलिस का मानना था कि शायद किसी ने कोई शरारत की, लेकिन उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपनी ही बात पर भरोसा नहीं था। हम मुश्किल से सो पाए। हर छोटी से छोटी आहट भी हमें अपनी जगह से उछलने पर मजबूर करती थी और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम खतरे में हैं।
रात के करीब 3 बजे शायद मैंने कुछ सुना। खिड़की पर एक हल्की सी आहट, जैसे कोई उंगलियों से खटखट कर रहा हो। मैं इस बारे में जांच करने की कोशिश नहीं की, मुझसे हुआ ही नहीं। अगली सुबह हमने अपने सामान बांधा और वहां से जल्दी निकल गए। हम एक पल भी और वहां नहीं रुकना चाहते थे। हम में से किसी में भी इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। हम सब पूरे रास्ते शांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम उस वक्त को भूल जाना चाहते थे। 3 साल बाद जब मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी तो कुछ देखकर मैं चौंक कर रुक गई। गिग्लो बीच मर्डर के संबंध में एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया गया। मैंने उस आर्टिकल पर क्लिक किया और वहां उसकी तस्वीर थी। वही आदमी जो बीच पर हमें मिला था, वही खौफनाक मुस्कुराहट जो मेरे दिमाग में नाच रही थी, उस आर्टिकल से मुझे घूर रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उस वीकेंड पर हमारे साथ क्या हो सकता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन वो आर्टिकल लीला और जेस को भेजा। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये वही है, मैंने लिखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो जो हमारी खिड़की के बाहर खड़ा था, उसने हमारा पीछा किया, अपना खूनी हाथों की छाप छोड़ी। वो एक हथियारा था। हम एक क्रूर राक्षस से बाल बाल बचे थे। मैंने कभी आंट क्लारा से कुछ भी विरासत में पाने की कल्पना नहीं की थी। वो हमेशा से परिवार के उन सदस्यों में से रही हैं जिनकी कभी किसी से नहीं बनी। रहस्यमयी, अकेले रहने वाली और पारिवारिक समारोह में धीमे स्वर में बात करने वाली। जब मुझे पता चला कि उन्होंने अपना समुद्र तट वाला घर मेरे लिए छोड़ दिया है जहां वो मरी हुई पाई गई, तो मैं सोच में पड़ गई। आओ इसे एक एडवेंचर की तरह ले, मेरे बॉयफ्रेंड एलेक्स ने सुझाव दिया। अपने सुनहरे बालों और पॉजिटिव मुस्कान के साथ वो किसी भी तंग स्थिति को सुरक्षित बना देता था। इसलिए हमने उसकी पुरानी जीप को तैयार किया और निकल गए। जैसे ही हम घर की ओर बढ़े, मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। जो घर किसी जमाने में विक्टोरियन वाइब देता था, अब एक खंडर की तरह सामने खड़ा था। उसका पेंट किसी मरे हुए इंसान की त्वचा की तरह उतर रहा था। उसका पीछे समुद्र की लहरों की आवाज गरज रही थी। ये बीच हाउस से ज्यादा एक हाउंटेड हाउस जैसा लग रहा है। ये सिर्फ पुराना हुआ है। आओ चलकर देखते हैं कि इससे हम क्या बना सकते हैं। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, हमारा स्वागत बासी हवा की भीनी खुशबू और धूल से हुआ। पैरों के नीचे फर्श चरमरा रहा था और दीवारों पर हमारे पूर्वजों की धुंधली तस्वीरें लगी थीं, जो हमारा पीछा कर रही थी। जब हमने खोज करना शुरू किया तो हमारी नजर एक भारी बुकशेल्फ पर पड़ी। हमने शेल्फ को एक तरफ खिसकाया और उसके पीछे हमें नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। क्या हमें नीचे जाना चाहिए? हम यहाँ एडवेंचर के लिए आए थे ना? हाथ में टॉर्च लिए हम तहखाने में उतरने लगे। पत्थर की दीवारों पर अजीब प्रतीक बनाए गए थे, गुबले सितारे और अनजान भाषा का शब्द। कमरे के बीचों बीच लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ था, जिस पर मोमबत्तियां, हड्डियां और एक लॉकेट रखा हुआ था जो आंट क्लारा का था। वो देखकर हम थोड़े से चौंक गए। आखिर वो क्या कर रही थी? एलेक्स ने उस लाल कपड़े पर रखी किताब को उठा लिया। लगता है कि ये उनकी कोई डायरी थी। उस रात मुझे बहुत ही मुश्किल से नींद आई और जब मैं आखिरी बार सोई तो मुझे अजीब अजीब से सपने आए। मैं आंट क्लारा को देखती हूँ। उनके लंबे सफेद बाल लहरा रहे थे और वो एक ऐसी भाषा में बोल रही थी जो मुझे समझ में नहीं आई। आग के आसपास परछाई जैसी आकृतियां नाच रही थी और बेसमेंट में बने प्रतीक अपने आप चमकने लगे। मैं झटके से जाग गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरा ठंडा था और खिड़कियां बंद होने के बाद भी पर्दे फड़फड़ा रहे थे। अगले कुछ दिनों में बेचैनी और बढ़ गई। चीजें वहां नहीं मिलती थी जहां हम उन्हें छोड़कर जाते थे। पुराना रेडियो अपने आप चलने लगा था और बहुत पुरानी धुन बजने लगी। एलेक्स भी कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा था। वो मुझसे अब थोड़ा दूर दूर रहने लगा था। क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? मैं बस थका हुआ हूँ। मुझे इस जगह से डर लगने लगा है। क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की है। वो आएगा और हमें इस जगह को ठीक करने की कीमत बताएगा। वो पहले से ज्यादा गुस्सा करने लगा। छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगता और सब्र नहीं कर पाता। सच्चाई जानने के संकल्प के लिए मैंने आंट क्लारा की डायरी की जांच शुरू की। उनकी साफ लिखावट से यह जाहिर हो गया था कि वो एक समूह से जुड़ी थी जो मरने के बाद आत्मा का फेरबदल का आश्वासन देता था। वो इन सब चीजों में विश्वास रखती थी। उनकी डायरी के आखिरी पन्ने ने मेरे होश उड़ा दिए। उस बर्तन में मेरे वंश का खून होना चाहिए और किसी ऐसी का जो उसके प्रेम से बंधा हो। तभी यह अनुष्ठान पूरा होगा और तभी मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। तुम ये क्या पढ़ रही हो? उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी, बिना किसी भाव के। बस आंट क्लारा की लिखी हुई कुछ बातें। वो काफी परेशान थी। वो थोड़ा पास आया। अंधेरे में उसके चेहरे पर छाया पड़ रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। उस रात मेरी नींद में आने वाला सपना और डरावना हो गया। मैंने एलेक्स को आंट क्लारा के बगल में खड़े हुए देखा। वो दोनों ही कुछ मंत्र पढ़ते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। मैं घबरा कर नींद से उठ गई और मैंने देखा कि वो कमरे में नहीं था। एलेक्स, तुम कहाँ हो? मैंने उसे बेसमेंट में पाया।
वो वेदी के पास खड़ा था। दीवार पर बने प्रतीक हल्के हल्के चमक रहे थे। एलेक्स, तुम क्या कर रहे हो? वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी स्माइल थी। उन्होंने मुझे चुना है नाडिया, ये बहुत ही सम्मान की बात है। मैं डर के मारे एक पल के लिए पीछे हो गई। तुम मुझे डरा रहे हो, चलो वापस ऊपर चले। वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने मुझे अमर होने का वादा किया है? मैं सीढ़ियों की तरफ भागी और ऊपर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। डायरी में लिखी हुई बात मुझे समझ में आ गई थी और अब मुझे उसका हल भी ढूंढना था, जो जरूर उस डायरी में कहीं छिपा था। मैं उस रिवाज को पलटने के उपाय ढूंढने के लिए पागल हो गई। मैं तब तक उन पन्नों को खंगालती गई जब तक कि मुझे कनेक्शन तोड़ने का रास्ता नहीं मिला। मुझे इस रिवाज को तोड़ना ही होगा। वेदी पर रखा हुआ ऑल्टर, जरूर वही वो कड़ी थी। दोबारा हिम्मत जुटाकर मैं तहखाने में वापस गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि एलेक्स वहां दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने लॉकेट उठाया और मुझे उसके ठंडे मेटल का एहसास हुआ, और तभी अंधेरे के बीच से एलेक्स की आवाज आई। तुम हमें नहीं रोक सकती। बहुत ही ध्यान से मैंने ऊपर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि एलेक्स बेसमेंट की दीवार पर छिपकली की तरह चिपका हुआ था। मैं डर से चिल्लाने लगी और वो मुझ पर झपटा, लेकिन मैं उससे चकमा देकर सीढ़ियों से ऊपर भागी और बाहर बीच पर निकल गई। मुझे अपने पीछे पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं जानती थी कि कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो। वो मेरे करीब आ चुका था। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। अब बहुत देर हो चुकी है, वो दोबारा जीवित होंगी। मैंने पूरा जोर लगाकर अपना हाथ उसके चंगुल से छुड़ाया और इस छीला झपटी में गलती से वो लॉकेट समुद्र में गिर गया। हवा में अचानक एक तीखी चीख गूंज उठी। वो सिर्फ एलेक्स नहीं बल्कि आंट क्लारा की भी आवाज थी। वो छटपटाते हुए रेत पर गिर गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखें फड़फड़ा रही थी। अब मुझे चैन की सांस महसूस हुई। हम उसी रात बीच हाउस से निकल गए। जैसे ही हम थोड़ी आगे गए, सुबह की पहली किरण निकली। हम दोबारा कभी वहां नहीं गए। मैंने उस घर को बेचने पर लगा दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। मैं कई हफ्तों से बीच ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रही थी। अपने फाइनल एग्जाम्स और 21 साल की हो जाने के जश्न मनाने का मौका खोना नहीं चाहती थी। मेरे अंकल रॉबर्ट ने मुझे उनके आलिशान बीच हाउस के बारे में बताया और वहां जाने का ऑफर दिया। वो आजकल के जमाने के हिसाब से बना हुआ था, जिसकी बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी और एक प्राइवेट बीच। ये एकदम परफेक्ट जगह थी और मेरे दोस्त वहां जाने के लिए बेताब थे। जैसे हमने सड़क का आखिरी मोड़ लिया, वो घर समुद्र की लहरों के बीच किसी सुंदर बेशकीमती आभूषण से कम नहीं लग रहा था। मेरे दोस्त मिया ने हैरान होकर गाड़ी की खिड़की से बाहर सर निकालकर उस जगह को देखा। ईथन और लियम हमारे कॉलेज के दोस्त थे। उन्होंने सारे बैग्स उतारे और दूसरी तरफ सारा, जो हमेशा फोटोग्राफी में लगी रहती थी, उसने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। वो घर बहुत ही बड़ा था, प्रभावशाली, और जहां से समुद्र का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। हमने अपने अपने कमरे चुने और वहीं बैठ गए। हॉल में हंसी गूंज उठी। उस दोपहर हम बीच पर गए। समुद्र की लहरों का एहसास बहुत ही सुकून दे रहा था और स्कूल का सारा स्ट्रेस दूर हो गया। बाद में जब हम डेक पर आराम कर रहे थे, मिया ने अपने फोन को देखकर आंखें बंद कर ली। ये काफी अजीब बात है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसने मुझे अपने फोन की स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई। वो उसी की तस्वीर थी आज दोपहर की। वो बीच पर खड़ी हुई थी, लेकिन एंगल काफी अजीब था, जैसे उसे काफी दूर से लिया गया। मैंने तस्वीर नहीं ली और मेरा फोन किसी और के पास भी नहीं था। शायद तुम्हें गलती से ले ली और पता ना चला हो। मिया ने सर हिलाकर मना किया। मैंने अपनी तस्वीरें देखी थी, ये मैंने नहीं ली। हमने इस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन एक अजीब सा एहसास हमारे मन में बैठ गया। उस शाम सारा शावर लेने के लिए गई। बाद में जब वो रोब पहनकर बाहर आई तो उसके बालों से पानी बह रहा था। क्या कोई बाथरूम के अंदर आया था? नहीं, क्यों? मेरा टॉवल गायब है। मैंने तुम्हारा टॉवल लिया था। हमने काफी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। कुछ घंटों बाद उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज हुई। हम जल्दी से उसके कमरे में भागे तो वो अपने बिस्तर की तरफ देख रही थी। वहां उसका टॉवल रखा हुआ था और उसके ऊपर एक नोट भी था, जिसे देखकर हमारे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैंने तुम्हें देखा। इतनी की आंखों में गुस्सा आया। ये कोई मजाक नहीं है गाइस। हमने उसे बताया कि हमारी शरारत नहीं है। सबका मूड खुश मिजाज से चिंता में बदल गया। उस रात जैसे ही अंधेरे ने घर को घेरा, मैंने ऊपर धीमे कदमों की आवाज सुनी। मैं बेड पर उठकर बैठ गई और सुनने लगी। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ रहे थे। मैंने निया को उठाया। वो मेरे साथ कमरा शेयर कर रही थी। क्या कोई छत पर है? हमने बाकी सबको भी उठा दिया और लड़कों को छानबीन करने के लिए छत पर भेजा। अगली सुबह लियम ने अपने दिमाग को शांत करने के लिए तैरने जाने का फैसला किया। जब वो वापस आया तो उसका चेहरा फीका पड़ गया था। अब बस बहुत हुआ, ये कौन कर रहा है? उसने अपने जूतों की तरफ इशारा किया जो एक पेड़ के ऊपर लटक रहे थे।
ईथन ने शक की निगाहों से इधर उधर देखा। क्या कोई वाकई हम पर नजर रख रहा है? सच्चाई का पता लगाने का संकल्प के साथ हमने पूरे घर को छान मारा। सभी गेस्ट बेडरूम में से एक ईथन ने देखा कि एयर वेंट के साथ छेड़छाड़ की गई है। मुझे कुर्सी ला कर दो। वो कुर्सी पर चढ़ा और उसने अंदर झांक कर देखा। फिर उसे नजर आया, यही कैमरा है। क्या? उसने एक छोटा कैमरा निकाला जिसकी तार पीछे कहीं से आ रही थी। आखिर यहाँ पर कैमरा क्यों है? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हम सब लिविंग रूम में इकट्ठे हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि हमें कोई देख रहा है? लियम ने लंबी सांस ली। ये बहुत ही अजीब बात है। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? शायद कोई अंदर घुस गया हो। लेकिन जबरदस्ती दरवाजा खोलने के कोई लक्षण नहीं थे, जिसे सोचकर हम सब डर गए। अगर ये हमारा कोई जानकार इंसान हो। सभी की आंखें मेरी तरफ आकर रुक गई। मेरे अंकल, वो हमेशा से ही संकीर्ण किस्म के रहे हैं। मैंने याद किया कि वो हमें इस जगह पर भेजने के लिए बेताब थे, और जब उन्होंने मेरे हाथ में यहाँ की चाबी दी तो वो अजीब ढंग से मुस्कुरा रहे थे। पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमने जल्दी जल्दी में अपना सामान बांधा, लेकिन जैसे ही हम घर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़े तो जोर से बंद हो गया। अंकल रॉबर्ट वहीं खड़े थे। आमतौर पर साफ सुथरे दिखने वाले आज बुरे हाल में थे। उनकी आंखों में जंगलीपन दिखाई दे रहा था। इतनी जल्दी जा रहे हो मिस्टर हैरिस? क्या हो रहा है? वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। बस इस बात का ध्यान रख रहा हूं कि मेरे मेहमान खुश तो हैं। ईथन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। खेल अभी शुरू हुआ है। हम सभी के मन में डर बैठ गया। जैसे ही वो आगे बढ़े हम पीछे हट गए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो हंसने लगे। ऑब्जर्वेशन मेरी बच्ची, प्राकृतिक भावनाओं को पकड़ने के लिए डर, हताशा, ये एक शुद्ध कला है। लियम उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन अंकल रॉबर्ट हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने उसे धक्का दिया और गन निकाल ली। आराम से, किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहिए। ईथन ने एक लैंप उठाया और ध्यान भटकाने के लिए उसे दीवार पर दे मारा। हम सब पूरे घर में अलग अलग फैल गए। मैं हमारे पीछे अंकल रॉबर्ट के पैरों की आवाज सुन सकती थी। उनकी हंसी गूंज रही थी। मैं स्टडी रूम में घुस गई और ऐसी कोई चीज ढूंढने लगी जिससे हमें मदद मिल सके। टेबल पर कई तस्वीरें रखी थी। ये हमारे वीकेंड पर की गई मस्ती की तस्वीरें थी, हर एक पिछले से और भी ज्यादा भयानक। हमें और कोई रास्ता ढूंढना होगा। बेसमेंट, वहां एक दरवाजा है जो बाहर की तरफ जाता है। हम सब वापस से इकट्ठे हो गए और बेसमेंट की तरफ भागे। वो कमरा कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन से भरा हुआ था, जिस पर कैमरे की लाइव फीड थी। हमारे हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। सारा ने हैरानगी में अपना मुंह बंद कर दिया, लेकिन अंकल रॉबर्ट की आवाज स्पीकर पर आने लगी। तुम यहां से बचकर भाग नहीं सकते। ईथन ने मेटल की एक रॉड ढूंढी और एक छोटी सी खिड़की को खोल दिया। एक एक करके हम सब वहां से रात के अंधेरे में बाहर निकल गए। बाहर तेज हवा चल रही थी और लहरें किनारों से जोर जोर से टकरा रही थी। हम जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन टायर पंक्चर कर दिए गए थे। अब क्या करें? हमें दूर से गाड़ी की हेडलाइट जलती हुई दिखाई दी। वो हमारी तरफ आ रही थी। हमने घबराते हुए उसकी आगे हाथ लहराना शुरू किया। वो पुलिस की गाड़ी थी। मैं आगे भागी। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे अंकल हमें मारना चाहते हैं। अब तभी अंकल रॉबर्ट घर से बाहर निकले। वो बहुत ही गुस्से में थे। तुम सब मेरे हो। पुलिसकर्मी ने हम सबको अपनी गाड़ी में बिठाया, बैकअप को बुलाया और हमें लेकर वहां से निकल गए। स्टेशन पर पहुंचकर हमें सच्चाई का एहसास हुआ। अंकल रॉबर्ट का ताक झांक और मनोवैज्ञानिक हेर फेर का इतिहास था। पिछली घटनाओं के बाद से ही पुलिस उन पर नजर रखे हुए थी, लेकिन वो हमेशा बच जाता था। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं बच गई। मुझे पता होना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। ईथन ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। तुम ऐसे कभी नहीं सोच पाती। मेरे अंकल को जेल हो गई, लेकिन अपने सभी नेटवर्क का इस्तेमाल करके 8 महीनों में ही वो रिहा हो गए। उन्होंने वादा किया कि वो आज के बाद कभी हमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन आखिर वो इतने घटिया इंसान थे कि मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है।